अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। आज हमारे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर एंड वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड कोचेस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट हैं, HBL PSL विनिंग कोच हैं, 2 दफ़ा फाइनल में और भी लेकर गए, रनर्स अप भी रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अकरम साहब और स्टूडियो में हमारे साथ होंगे हसन चीमा। अकरम भाई, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं। एक तो मैं पहले ये बताता चलूँ कि जब कल मैंने ट्वीट किया कि हमारे साथ अकरम भाई होंगे शो पे, तो अकरम भाई इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि इतने मैसेजेस मुझे मेरी बेगम भी नहीं करती। लेकिन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपका PSL ड्राफ्ट हुआ। Are you overall happy and satisfied with the squad that you've picked? अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, अस्सलाम वालेकुम हसन और व्यूवर्स को भी सलाम। जी खुश हूँ। जो कुछ प्लान करके गए थे ऑलमोस्ट वी गॉट इट। एक दो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाना वो कोई बड़ी बात नहीं होती, बट अदरवाइज जो कॉम्बिनेशन मैं चाहता था अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा कुछ मुझे मिला। चलिए फिर अकरम भाई शुरुआत सीधा करते हैं आपकी रिटेंशन से, क्योंकि सबसे जो बड़ी बात थी पेशावर ज़ल्मी की वो ये थी कि जहाँ बाकी सब ने 8-8 रिटेंशंस की, पेशावर ज़ल्मी ने सिर्फ 5 रिटेंशंस की। ये हमारे सामने स्क्रीन पर जब हम रिटेंशंस देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि जो अकरम भाई आपके साथ थ्रू आउट कुछ प्लेयर्स जो एज कोर बन के चलते आए हैं, वहाब और कामरान, अब ये आपके साथ 6ठा सीज़न इकट्ठे गुजारेंगे। एंड देन लास्ट ईयर यू ब्रॉट इन शुएब मलिक, लियम लिविंगस्टन has had a wonderful PSL career so far, and of course the blockbuster new emerging player जो हमारा है, जो अब इस वक्त आपको गोल्ड में रिटेन करने पड़े, वो थे हैदर अली। ये 5 रिटेंशंस थी और इसमें जो एक सिग्निफिकेंट बंदा मिसिंग था वो था हसन अली। मुझे पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें उठा लिया, वाइल्ड कार्ड में उठा लिया, लेकिन जब मैंने सवाल पूछा तो अकरम भाई हर बंदा ये पूछ रहा था कि हसन अली को पेशावर ज़ल्मी को क्यों रिलीज़ करना पड़ा। हमें वजह पता है, लेकिन जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर आप काइंडली बता दें कि क्या मजबूरी हो गई थी जिसकी वजह से यू हैड टू रिलीज़ हसन अली। अगर वजह आपको पता है तो आप ही बता दो। नहीं अकरम भाई, मैं यहाँ पे मॉडरेट करूँगा, आज आपके मुंह से सुनेंगे। अच्छा नहीं, सिंपल है। हसन 5 साल हमारे साथ रहा, बड़ा वंडरफुल टाइम हमारा गुजरा और वो मेरे बेटों की तरह बेसिकली। जब वो आया था तो इज़ वेरी क्विक लर्नर, उसने सीखा, पाकिस्तान खेला, उसके बाद वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उसको ये इख्तियार है कि वो जहाँ भी जाना चाहे वो जा सकता है। हमें अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ जावेद अफरीदी साहब भी बैठे हुए थे, तो हमें सिर्फ उस वक्त तकलीफ होती है जब हम किसी को निकाल रहे हो। जब हमें कोई छोड़ के जा रहा हो तो हमें पर्सनली कोई तकलीफ नहीं होती, एज लॉन्ग एज वो खुशी से जा रहे हो, एज लॉन्ग एज उसने जो टाइम हमारे साथ गुजारा उसमें उसे कोई हार्ट फीलिंग ना हुई हो। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे वो बिल्कुल शहजादों की तरह रहा है, उसकी लुक आफ्टर हुई है। टीम भी उसके साथ ऑब्वियसली, चाहे वो कप्तान हो डैरन सैमी, शाहिद के साथ, शाहिद जब वो आया था तो सबसे बड़ा सपोर्टर था उसका। तो ये सारे लोगों के साथ उसका बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। ओवरऑल सीनियर्स जूनियर्स, तो ही इज़ अ टीम मैन। अब हम उससे सिर्फ कहते हैं ऑल द बेस्ट। यहाँ पे भी गया है, इज़ प्रोफेशनल एंड विश हिम ऑल द बेस्ट। और अकरम भाई यहाँ पे मैं एक और बात भी करता रहूँ हसन, कि हसन अली ने भी हमेशा एक्नॉलेज किया है जो रोल पेशावर ख़ास तौर पर अकरम भाई ने किया है इन हिज करियर, स्पेशली जब उन्होंने उस वक्त बैक किया जब काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ वगैरह का शिकार हुआ वो। हाँ एब्सोल्युटली। और हसन की एक ये भी बात है कि अगर आप उसको हिस्टोरिकली देखें तो वो हमेशा अपने कोचेज़ को क्रेडिट देते हैं, जो कि कई दफ़ा लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता। पहले वो पाकिस्तान टीम के साथ जब अज़हर महमूद के साथ है, PSL में या थ्रू आउट वो जब भी अकरम भाई के साथ रहा है, वो छुपाता नहीं है कि मतलब कि किसी को क्रेडिट देने से, और हमेशा उनको क्रेडिट देता है। पब्लिक में भी दिया, बट प्राइवेट में तो खासतौर पर अकरम भाई की जिस तरह से वो बात करता है, तो वो जैसे कह रहे हैं कि उनके बेटे की तरह वो भी उनको इसी तरह आई गेस समझते हैं, जहाँ तक मेरी उससे बात हुई है। एग्जैक्टली। चलें अकरम भाई, अब कुछ चलते हैं कुछ थॉट प्रोसेस के पीछे आपकी पिक्स की। आपकी प्लैटिनम राउंड में टर्न नंबर 4 थी। एक इस दफ़ा हम पहले भी बता चुके हैं, एक जो बहुत बड़ी हमें मुश्किल आ रही थी ड्राफ्ट में, खैर मुल्तान की तो टर्न नंबर 2 थी, तो उस तरीके से उतनी बड़ी हमारे लिए मुश्किल नहीं थी जितनी जो लोअर डाउन द प्लैटिनम ऑर्डर थे उनके लिए थी।
कि अवेलेबिलिटीज़ वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम जो हम सारे फेस कर रहे थे कि कौन कौन से खिलाड़ी मुकम्मल तौर पे अवेलेबल होंगे, अगर पार्शली अवेलेबल हैं तो कितने पार्शली अवेलेबल हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस दफ़ा जो एक बहुत बड़ा नाम ड्राफ्ट में आया था दैट वाज ऑफ डेविड मिलर, जो पेशावर ज़ल्मी ने उन्हें पिक किया। तो ज़रा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बता दें डेविड मिलर की सिलेक्शन के पीछे। बेसिकली शुरू से अगर आप देखो ज़ल्मी के जो नंबर 6-7 पे हमारे डैरन सैमी, पोलार्ड और इस तरह के प्लेयर रहे हैं, तो वो की पोजीशन होती है और उस नंबर 6 के लिए हम एक बैट्समैन देख रहे थे। दोनों पे हमारी नज़र थी, रदरफोर्ड पे भी थी और मिलर पे भी थी, लेकिन मिलर से पहले जो हकीकत है हमारी नज़र राशिद खान पे भी थी। तो अगर मेरी पहली पिक में राशिद खान आते तो मैं ज़रूर राशिद खान को ही उठाता। राशिद से हम पिछले 2 सालों से डिस्कस भी कर रहे थे, वो आना भी चाह रहा था, फिर उसका एक मैसेज भी आया कि ज़ल्मी विल बी माय फर्स्ट चॉइस। उसका कुछ कनेक्शन है पेशावर से भी, तो उस वजह से हम लोग चाहते थे वो हमारी ब्रांड के लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन ऑब्वियसली पहली पिक लाहौर की थी एंड इट्स गुड कि वो PSL में आ रहा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अल्लाह करे ये अफगान प्लेयर फ्री हो उस वक्त और PSL में आए। डेविड मिलर एक बड़ा प्लेयर था, जिस तरह हम पिक ऑर्डर देख रहे थे हमें आइडिया था कि अगर राशिद ना मिला तो मिलर लाजमी मिल जाएगा। तो हर नंबर पे मेरे ख्याल आप सब लोगों ने 2-2, 3-3 चॉइसेस रखी हुई थी कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो इस वक्त अगर हम ये उठाएंगे तो आगे वो क्या उठाएंगे, उसके बाद वो क्या उठाएंगे और हमें नीचे क्या क्या मिल जाएगा, क्या हमारी टीम नीचे जाके बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि राशिद वाली उस प्लानिंग के अलावा बाकी सारी चीज़ें उसी तरह मुझे मिल गई जो हम चाह रहे थे और जो एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे से पहले वाले अब क्या उठाएंगे, अगर हमने इसको छोड़ दिया तो अगले क्या उठा लेंगे। तो ओवरऑल वेरी सेटिस्फाइड। चलें अकरम भाई, यहाँ पे फिर एक और चीज़ जो थी इस दफ़ा जो एक ड्राफ्ट में एक ख़ास चीज़ हमें नज़र आई ज़ल्मी की, वो ये थी कि ज़ल्मी की थ्रू आउट स्ट्रेंथ रही है उनकी फास्ट बॉलिंग, और हमेशा से स्पिन डिपार्टमेंट में बेशक लियम डॉसन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था और वो काफ़ी हद तक रोकते थे, रन स्कोरिंग रोकते थे। और आपने बल्कि ये भी देखा कि जो 2 सीज़न इब्तिसाम आपके साथ खेले उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन एक हमें ये नज़र आता था कि तब भी ये फील होता था कि ज़ल्मी की ज़्यादा रिलायंस होती थी उनकी पेस बॉलिंग पर। इस दफ़ा के आपके ड्राफ्ट में मुजीबुर रहमान ज़दरान की पिक और ख़ास तौर पे अबरार की पिक गोज़ टू शो कि इस वक्त अब प्रॉबली अगर हम देखें आगे डिटेल में तो कॉन्वर्सेशन कर लेंगे, लेकिन लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का जो अटैक है इट इज़ कंप्लीट एंड कवर्स एवरी सिंगल डिपार्टमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दुबई में क्रिकेट हो रही थी तो हम उस हिसाब से चीज़ें देख रहे थे। वहाँ पे पेस अटैक मेरा जो था वो बहुत इफेक्टिव था। अब जब कराची में ज़्यादा क्रिकेट होनी है तो चीज़ें ऑब्वियसली मेरा हर टीम सोच रही होगी कि स्पिन विल प्ले रोल, और अगर स्पेशली डे गेम्स में तो मैं ज़रूरी समझता था कि 1-2 स्पिनर हों हमारे पास और क्वालिटी स्पिनर हो जो मिडल ओवर में अच्छी बॉलिंग कर सके। तो जैसे मैंने पहले कहा, राशिद, मुजीब, ये लोग अगर आ जाएं तो ये PSL के लिए भी बड़ा अच्छा होगा और ज़ल्मी के लिए भी अच्छा होगा अगर मुजीब आता है इस वर्ल्ड क्लास स्पिनर। तो मुजीब जो है, अगर आपको याद हो कि ये हमारे पास एज गेस्ट प्लेयर आया था 2017 में, हमारी अफगानिस्तान से ये मुआहदा हुआ था उस वक्त कि हम हर साल 2 लड़के उनके बुलाएंगे। फिर उसके बाद वो आगे जारी नहीं रख सका, लेकिन जिस साल हम चैंपियन बने थे मुजीब हमारे साथ था, जस्ट टू रब हिज शोल्डर विद सीनियर्स और सुपरस्टार्स। अब वो वापस आ रहा है तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, और ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। मैं इसी बात पर आने लगा था हसन कि हर साल एज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम ज़ल्मी ने अफ़गानिस्तान के यंग क्रिकेटर्स को अपने साथ रखा था ताकि उन्हें मौका मिले साथ ट्रेनिंग का। आपको याद हो चाइनीज़ क्रिकेटर्स भी आए थे, टर्किश क्रिकेटर्स भी आए थे, तो इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। और उसके बाद हमें मुजीब के केस में तो नज़र भी आया जिस तरीके से उनका करियर प्रोग्रेस किया कि जब आपको राइट एक्सपोजर मिल रहा हो शुरू से ही तो फिर यू कैन सॉर्ट ऑफ लाइक कैपिटलाइज ऑन दिस। या एब्सोल्युटली, वो तो आई थिंक उनकी फ्रेंचाइज की एक ख़ास बात रही है। और इवन मोर देन द फॉरेन प्लेयर्स आई वुड इन दिस केस फिंगर जो उनके हमेशा से जो यंग प्लेयर्स जो आए हैं, जितने भी आप ज़ल्मी का अगर रिकॉर्ड देखें, आपने हसन की बात की, आपने इब्तिसाम की बात की,
समीन गुल को देखें या आप खासतौर पर फास्ट बॉलर्स को देखें, इमाम को देखें जो जिस तरह वो PSL 4 में खेला था, द वन थिंग एंड स्पेशली लास्ट सीजन आप PSL 5 में हैदर को देखें, द वन थिंग जो हमेशा से ज़ल्मी को सिग्निफाई किया है इज़ कि हर साल उनके 1-2 यंग प्लेयर्स जो आते हैं वो आके परफॉर्म करते हैं और मतलब कि अबव देयर स्टेशन परफॉर्म करते हैं। आई थिंक दैट इज़ बिन द स्ट्रेंथ इवन मोर देन एनीथिंग जो फॉरेन प्लेयर्स रिलेटेड है। ठीक है अकरम भाई, यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे खास तौर पर और इमरान के बारे में सवाल पूछूंगा। अमाद बट इज़ अ पर्सनल फेवरेट ऑफ माइन, मैं उनके बारे में बात करूंगा और फिर जो लोगों के क्वेश्चंस हैं वो आपके आगे रखेंगे। देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर क्रिकेट पेशावर ज़ल्मी जनाब मोहम्मद अकरम साहब, और उनसे हम बात कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी के ड्राफ्ट के सिलसिले में। अकरम भाई, सवाल तो हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन देखें जब कोई इमर्जिंग प्लेयर आता है ना उसके बारे में एक्साइटमेंट बहुत होती है। आपकी टेबल हमारे साथ ही थी, मुल्तान के साथ ही थी, आपने अबरार को पिक किया और आई थिंक आपको नज़र आया कि किस तरीके से हमारी टेबल पर बैठे एक मुश्ताक अहमद साहब कितने एक्साइटेड थे आपकी उस पिक पर। तो ज़रा थोड़ा सा हमें अबरार और इमरान के बारे में बताएं, क्योंकि आज इमरान ने भी अपनी लिस्ट ए की पहली विकेट ले ली है। मुशीब भाई सिर्फ ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जब भी किसी लेग स्पिनर की बात आती है। तो आपने मुल्तान की टीम देखी तो है, आपने हमारी टीम देखी तो हुई है अकरम भाई। 3 रखे हुए स्पिनर, आप मुशीब भाई को भी खिला सकते हो। ही इज यंग, ही इज फिट। जी अकरम भाई, वो एज एक्सेप्शनल वो केस आ जाएंगे। He would be, raring to go. Yeah, we would love to hand him over the ball as well. अबरार के बारे में जरा थोड़ा सा तो जिन्होंने नहीं इब्रार देखा हुआ, के बारे अबरार एंड में- इमरान। देखिए इब्रार को मैंने पहली दफा देखा था जब इसको कराची ने उठाया था, आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले। उस वक्त ही वाज यंग, अभी इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इसमें एक वो एक्स फैक्टर मुझे उस वक्त भी नजर आ रहा था। इतना एक्सपीरियंस नहीं था, वो फर्स्ट क्लास खेला है, थोड़ा सा बॉडी शॉडी तगड़ी भी हो गई है अल्लाह के फजल से। तो ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बाकी और आपको बहुत सारे स्पिनर अभी नीचे देखें जो ड्राफ्ट में बच भी गए हैं, काफी सारे लेग स्पिनर। लेकिन T20 क्रिकेट में आप हमेशा देख रहे हो, आप जितने लोग भी एक्सपर्ट्स अपनी अपनी टीमें सेलेक्ट कर रहे हो, तो कि कहीं से कोई थोड़ा सा एक्स फैक्टर नजर आए, कोई विकेट टेकिंग ऑप्शन नजर आए। तो इब्रार एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, और अगर वो इमर्जिंग कैटेगरी में ऐसा बच्चा मिल जाए तो इससे बड़ी तो बात ही नहीं होती, आप सब जानते हो। Exactly. मैं तो ये सोच रहा था कि जो भी पहली पिक जिसकी भी है सबसे पहले इसको उठा लेगा, मैं तो इसको सिल्वर में उठाने के चक्कर में था। अच्छा जबरदस्त। तो फिर मुझे बताया गया ऑब्वियसली कि आप सिल्वर में उठाएंगे तो फिर वो एज इमर्जिंग तो नहीं खेलेगा। ठीक हो गया। तो उसमें पोटेंशियल मौजूद है और थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है इंशाल्लाह। अब जिस तरह वो बॉलिंग इस सीज़न में उसने की है, तो मुझे उम्मीद है कि ये प्लेटफॉर्म उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो। जी हसन, आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट अकरम भाई, खास तौर पे फास्ट बॉलर्स का भी मतलब उमैद को तो चने वापस लिया ही लिया, बट हमेशा से जो अकरम भाई की और ज़ल्मी की जो खास बात रही है कि जिस तरह यंग फास्ट बॉलर जो डेवलप होता है, तो मोहम्मद इमरान जो लेफ्ट आर्मर है KP से खेल रहा है, उसके बारे में बात करनी थी। इवन इमरान रंधावा जो आई थिंक इन्होंने प्लेऑफ्स में दोबारा लिया था, तो अब वो इनके साथ दोबारा होगा। एंड देन मोस्ट ऑफ ऑल अमाद बट हमारे साथ 5 साल रहा है, हमारा तो ख़ास लगाव है उसके साथ, तो बेस्ट ऑफ लक विद हिम। आपको इससे बेहतर लड़का नहीं मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे लिए इतना रेगुलरली खेल नहीं सका। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट कि उसकी ज़ल्मी के अंडर क्या डेवलपमेंट होती है। तो आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट कि आप किससे तवक्को रख रहे हैं इस PSL में, दूसरा ये कि व्हाट इज़ द रीज़न के नॉट जस्ट दीज गाइज बट इससे पहले आप देखें समीन गुल, हसन अली वगैरह, इवन उमैद आसिफ ने भी स्टेप अप किया था व्हेन ही केम टू ज़ल्मी। व्हाट इज़ द रीज़न के फास्ट बॉलर्स हमेशा इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ज़ल्मी के लिए? जी अकरम भाई। हसन भाई, ऐसा है कि आपने मेरी रिटेंशन देखी थी, सिर्फ 5 थी, तो उसमें जो मुझे भी हमारी जो कमेटी थी उसकी भी जितनी भी ख्वाहिशात थी कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग बच्चे आप लेके आए और जो हमारे साथ 3-4 साल चल सकें, और यही मैं भी चाहता था कि 5 साल हो चुके हैं। अब ऑब्वियसली आप एकदम से सारे लड़के नहीं निकाल सकते, एक कोर आपको साथ लेके चलनी पड़ती है, उसके गिर्द आप टीम बनाते हो ताकि आप सारे बच्चों को चांस दे सको।
तो उसमें आपने अमाद भट्ट का जिक्र किया। मैं ड्राफ्ट में जाते हुए ये सोच रहा था कि आपने उसे छोड़ा क्यों, और अगर छोड़ा है तो शायद आप ड्राफ्ट में दोबारा उठाने की भी कोशिश करें। प्लान तो था सिमिलर अकरम भाई इस दफा अमाद भट्ट पे बड़े लोगों की नजर थी। होगी, बिल्कुल आप लोगों की भी होगी। और इसी तरह था उमैद का मुझे कि कराची के लिए उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड अगेन लास्ट ईयर मैं बाहर बैठ के सोच रहा था यार इसको मैंने क्यों छोड़ दिया था। वो अच्छा है, इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये दोनों तो मुझे चाहिए थे। किसी तरह भी मुझे कुछ और प्लेयर उठाना चाहता था मैं पहले, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये उठ जाएंगे तो पहले तो इनको ले लो। यंगस्टर के बारे में ये था कि ये जो अभी आपको इमरान बच्चा नजर आ रहा है, मोहम्मद इमरान सवात से, तो ये जब हम टैलेंट हंट के लिए निकले थे तो ये मुझे उस वक्त नजर आया था, लेकिन ही वाजंट फुली फिट। तो ड्राफ्ट से तकरीबन एक हफ्ता पहले कुछ बच्चे मैंने KPK से बुलवाए थे इस्लामाबाद में शालीमार ग्राउंड पे। तो यहाँ पे मैंने उनको जस्ट 1 घंटे 2 घंटे का ट्रायल किया था। उसमें इस बच्चे ने बड़ा इम्प्रेस किया मुझे, जिस तरह की ये वेरिएशंस हैं इसके पास, और इज़ विलिंग टू वर्क हार्ड। तो मुझे ऐसे लगा कि इसको ना हालांकि इसके आगे कुछ ऐसे नाम थे जो मुल्तान ने उठाए, इनका नाम बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन मेरी इस बच्चे पे नज़र थी कि अच्छा मुझे कोई भी ना मिले, ये मैंने लाजमी लेना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से मुझे मिल गया, उसके लिए मैं बड़ा खुश हुई। इब्रार वो और फिर आमिर खान, सो गुड यंग लॉट। आपने इमरान रंधावा की बात की तो यार मुझे ना somehow I feel he's a next big thing. Exactly. उसकी जो बैटिंग एबिलिटी है उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ, बहुत इम्प्रेसिव। और वो मुझे बिल्कुल उस तरह लगता है जैसे शोएब मलिक को मैंने लेट 90s में देखा था, अंडर 19 में। ही वॉज एन ऑफ स्पिनर, लेकिन उसमें बैटिंग एबिलिटी थी तो उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इमरान भी पाकिस्तान की जो वो नंबर 6-7 की पोजीशन की ज़रूरत बन जाएगा, इस तरह की ये क्लीन हिटिंग कर सकता है। और बीच में अगर आपको ये 6-7 ओवर कर देता है, अभी तो मैं डोमेस्टिक में देख रहा हूँ वो 10 ओवर कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हो तो एक स्टेप ऊपर, उसमें काफ़ी गैप है आपकी डोमेस्टिक और उसमें। तो उस पर अगर काम किया जाए, वो इस तरह का बच्चा है। और मैंने जब प्लेऑफ्स में उसको साथ रखा तो ही इज़ हंग्री बेसिकली। एज ए कोच आप ये देख रहे होते हो जिस तरह हसन आया था, ही वॉज हंग्री, और उसको कोई चीज़ किसी चीज़ का डर नहीं था, ही जस्ट वांटेड क्रिकेट। तो इसमें भी मुझे यही नज़र आया कि इसको क्रिकेट की भूख है, और अगर क्रिकेट की भूख हो तो कोच को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, क्योंकि हार्ड वर्क वो करेगा, आपने जस्ट उसकी फाइन ट्यूनिंग करनी है, उसको कॉन्फिडेंस देना है। ठीक है, तो ये I'm happy कि we have him। अकरम भाई, पेशावर ज़ल्मी की बात हो और डैरन सैमी के बारे में सवाल ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इमाद सिद्दीकी सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ डैरन सैमी एज हेड कोच एंड आफ्टर एन इंस्पिरेशनल स्टेंट एज कैप्टन ऑफ दिस साइड। तो पहले तो बताते हैं डैरन सैमी आ रहे हैं फिर? सैमी बिल्कुल हेड कोच, और वो आ भी रहे हैं। वो तो हमने लास्ट ईयर अनाउंस किया, और वो ड्राफ्ट में भी हमारे साथ हमारे कानों में मौजूद थे, और एक दिन पहले वो मीटिंग में भी मौजूद थे। तो उस एक दिन पहले मीटिंग में भी मौजूद थे वो जूम पे। तो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ज़बरदस्त हो गया। अतर सत्ती भी आ रहे हैं। अच्छा, हाशिम आमला भी आ रहे हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अतर सत्ती का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि जी ज़रा क्लियर कर दें अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन प्लेयर्स। मैं यहाँ पर थोड़ा सा, अकरम भाई अगर मुझे इजाज़त देते हैं तो थोड़ा सा मैं कुछ जो अवेलेबिलिटीज़ हैं मैं खुद साथ साथ बताता चलूँ। डेविड मिलर अगर तो अपनी डोमेस्टिक उन्होंने ना खेला तो वो फुली अवेलेबल है, वरना वो अब तक 8 मार्च तक अवेलेबल हैं, जिसका मतलब है कि वो पेशावर ज़ल्मी की 6 गेमों तक आई बिलीव अवेलेबल हो सकते हैं। जो मुजीबुर रहमान हैं उनका काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा, अगर तो उनके T20s जो सीरीज़ है जिम्बाब्वे के साथ वो अगर टेस्ट से पहले हो गई तो वो फुली अवेलेबल है, वरना अगर टेस्ट के बाद है तो पहले वो कुछ अरसे के लिए आएंगे, टेस्ट T20s के लिए चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो मुजीबुर रहमान ज़दरान की भी काफ़ी हद तक अवेलेबिलिटी है। शरफीन रदरफर्ड इज़ अवेलेबल, साकिब महमूद इज़ अवेलेबल एंड रवि बोपारा इज़ अवेलेबल। मैं सही कह रहा हूँ अकरम भाई?
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। रट्टा मारा। ये रट्टा मारा भाई, ये मेरा रट्टा था अकरम भाई, थैंक यू। अच्छा अब चलते हैं अकरम भाई अमाद बट के बारे में। आपने बात तो की अबाउट मोहम्मद इमरान रंधावा बीइंग द नेक्स्ट बिग थिंग, तो अगर आपको याद हो तो अमाद बट के बारे में भी पिछले 2 से 3 साल यही हम कहते रहे, यही तवक्कुआत रखते रहे कि अमाद बट विल बी ऑल्सो बी द नेक्स्ट बिग थिंग। तो ज़रा थोड़ा सा अमाद के बारे में बताएं, जो हम देख रहे हैं ऑब्वियसली बात है उन्होंने अपनी पेस एक अच्छे लेवल पे मेंटेन की हुई है, उनके पास वेरिएशंस भी हैं, ही इज़ ऑल्सो हैंडी विद द बैट, लेकिन ज़रा अमाद की पिक करने में जो थॉट प्रोसेस था उस पर ज़रा डिटेल ज़रा बता दें प्लीज़। अहमद बट मेरे साथ इसने 2013-14 में एनसीए में काम किया था, जब मैं एज ए हेड कोच एनसीए में था। तो उस वक्त से मुझे पता है कि ये कितना हार्ड वर्किंग लड़का है और कितना डेडिकेटेड है टुवर्ड्स क्रिकेट। ये अनफॉर्चुनेटली मैं इसको उस वक्त उठा नहीं सका, इस्लामाबाद की पहले पिक थी एंड इन्होंने उठाया। शायद इनकी टीम इतनी बड़ी बन जाती थी कि जिसमें उसको रेगुलर अपॉर्चुनिटी उस तरह नहीं मिल सकी, बट अभी वो पाकिस्तान ए के साथ टूर करके आया। बड़े लड़के तारीफ कर रहे थे, स्पेशली वहाब रियाज के साथ उस टूर पे था, तो कप्तान टीम का उसकी बड़ी तारीफ कर रहा था। वन थिंग आई न्यू के हार्ड वर्किंग तो वो है और मेहनती भी है। अगर उसे राइट अपॉर्चुनिटी मिली, उसको कॉन्फिडेंस दिया गया तो ही कैन डू वंडर्स। फील्डर बहुत अच्छा है, वो मेरा ख्याल है वो सारे खाने टिक करता है एक ऑलराउंडर के मेरी टीम के लिए। ठीक हो गया अकरम भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बेस्ट ऑफ लक टू पेशावर ज़ल्मी। हमारी दुआ यही है कि फाइनल मुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का हो। इस्लामाबाद को मैं इस वक्त बिल्कुल साइड पे रख के बैठा हुआ हूँ, लेकिन अकरम भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज ऑलवेज। आपकी जो इनपुट होती है इट्स वेरी वेरी वैल्यूबल, और मैं हमेशा से ये वाली बात करता हूँ कि मोहम्मद अकरम एक ऐसे फिगर हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो यंग क्रिकेटर्स को ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं बट इज़ ऑल्सो हैज़ दैट डिमीनर जहाँ पे वो उन्हें फुल कॉन्फिडेंस देते हैं और बच्चों को मौका देते हैं कि आप फुली अपने आप को एक्सप्रेस करें। इसलिए जब भी कोई पेशावर ज़ल्मी इमर्जिंग प्लेयर पिक करता है तो हम लोग हमेशा ज़्यादा एक्साइटमेंट से उस प्लेयर के बारे में नोट भी करते हैं और उस प्लेयर को देखने के लिए थोड़े से हम क्या मतलब वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अकरम भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विल टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर। देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी के ड्राफ्ट की और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। पाकिस्तान ने टेस्ट स्क्वाड अनाउंस की साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए और पहले टेस्ट के जो नाम आए वो हम सामने भी डिस्कस तो कर लेंगे, लेकिन जो एक अच्छी बात है वो ये है कि आफ्टर सो लॉन्ग एक बड़ी टीम साउथ अफ्रीका इज़ गोइंग टू टूर पाकिस्तान, तो तमाम तर नज़रें होंगी पहले टेस्ट पर। लेकिन जो इस वक्त हर कॉन्वर्सेशन का टॉपिक बनी रही वो थी पाकिस्तान की स्क्वाड सिलेक्शन, क्योंकि इस दफ़ा जो स्क्वाड सिलेक्शन थी उसमें कोई 2 दर्जन खिलाड़ियों ने डेब्यू करना है, विच विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जैजरेशन कर रहा हूँ जी, सॉरी, इससे पहले कि लोग नीचे कमेंट करना शुरू कर दें। लेकिन जो बात है वो ये है कि जी इस वक्त पहला सवाल तो फिर ये बनता है कि क्या आपकी टीम इतने बुरे हाल में थी कि आपको इतनी मेजर चेंजेस करनी पड़ी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसमें जो एक अच्छी बात है वो ये है कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस थे उनका नाम एटलीस्ट अब स्क्वाड में आना शुरू हुआ है। ख़ास तौर पर मैं ताबिश खान की बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि ताबिश हैज़ बीन नॉकिंग द डोर ऑफ सिलेक्शन फॉर सिंस 1921। अच्छा, लेकिन अगेन ऑल जोक्स असाइड, पहली बात तो मैं हसन आपसे यही वाली बात करूंगा कि इतनी सारी जो चेंजेस हुई हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को अब प्रेफरेंस दी जा रही है, बट इज़ दैट रियली ट्रू? इट इज़ ट्रू एंड आई टू द पॉइंट कि मैं ये टू गो ऑन अ टैंजेंट है, एक नैरेटिव सा बना हुआ है पाकिस्तान में। इवन ये जब स्क्वाड भी अनाउंस हुआ इसके बाद बात हुई कि जी कुछ करंट प्लेयर्स बात कर रहे थे कि जी T20 के खिलाड़ी सेलेक्ट कर लिए हैं, डोमेस्टिक रगड़ा नहीं लगा। जब भी आपके यंग प्लेयर्स आते हैं यही बात होती है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान में एक बड़ा एक कॉमन सी बात बन गई पिछले 4-5 सालों में कि हमारे यहाँ एक्स प्लेयर हो, करंट प्लेयर हो, हमारे साफ़ी बरदरान हो, टीवी पे बैठ के अपने यूट्यूब के जो उनके शोज़ होते हैं उन पे बैठ के हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान की सिलेक्शन T20 पे होती है और डोमेस्टिक का रगड़ा नहीं खाया होता। और ये बात मतलब इतनी रेगुलरली चलती आ रही है कि यहाँ पे आपके आम फैंस, आम शायकीन जो हैं वो
वो दोहरा देते हैं विदाउट नोइंग कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो उस पर मैंने सोचा थोड़ी सी ज़रा तहकीक की जाए, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो इतनी मतलब कि डिटेल से नंबर से बात नहीं की जाती, तो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड बाय दैट। तो सबसे पहले तो ये है कि 2019 वर्ल्ड कप से पहले मैंने सारी जो 15 मैन स्क्वाड सारी टीमों के जा रहे थे उनके फर्स्ट क्लास और T20 के नंबर्स निकाले थे कि कितने कितने खेले हैं। क्योंकि अगर आपको याद है 2019 वर्ल्ड कप में भी जो पाकिस्तान का स्क्वाड जा रहा था उस पर यही बात हो रही थी कि ये सारे T20 के लड़के खिला लिए हैं, ये तो 20 ओवर के खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्या खेलना है, ऑल दैट स्टफ। तो अगर आप मवाजना करें सिर्फ उस वर्ल्ड कप में जो 15 मैन स्क्वाड जो इंडिया का खेला और जो पाकिस्तान का खेला, पाकिस्तान के तकरीबन 50 जायद फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए थे, डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास मैच है। दिस इंक्लूड्स आपके डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास मैच और साइड मैच, बेसिकली टेस्ट मैच निकाल के जो सारे फर्स्ट क्लास मैच ये अगर आपकी स्क्रीन पे ये स्क्रीन पर जबकि हालांकि यहाँ पे कंप्लेन होती है कि हमारे लड़के बहुत ज़्यादा लीगें खेलते हैं, जबकि इंडिया के सिर्फ डोमेस्टिक T20 और IPL खेलते हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडिया के लड़के तकरीबन 700 जायद T20 मैच खेले थे पाकिस्तान की उस टीम से। ठीक है। तो हालांकि जब आप ये नंबर्स देखते हैं तो आपको ये लगता है कि पाकिस्तान कम T20 खेलते हैं, फर्स्ट क्लास ज़्यादा खेलता है पाकिस्तान इंडिया के खिलाड़ियों के मुकाबले में। लेकिन इसके बावजूद वर्ल्ड कप के दौरान नैरेटिव क्या था कि जी इंडिया अपने फर्स्ट क्लास परफॉर्मर को खिला रहे हैं, पाकिस्तान T20 के लड़के खिला रहे हैं, ये तो इस फॉर्मेट के लड़के नहीं है। यही बात थी, बिल्कुल सही बात है, राइट। और PSL के बाद भी यही होगा। और अगर आप साउथ अफ्रीका से सीरीज ड्रॉ या हारे तो इस पे भी ये होगा। हालांकि ये जो 20 बंदे का स्क्वाड सेलेक्ट है इसमें सिर्फ 7 बंदे ऐसे हैं जो अपनी PSL टीम्स के लिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ड्रॉ ही या सीरीज हारे टेस्ट मैच तो यही बात होगी कि जी T20 के खिलाड़ी खिला लिए। ये तो होगी वनडे क्रिकेट की बात। वनडे में आप कह सकते हैं कि दोनों फॉर्मेट का मिक्सचर खेल सकता है इस तरह करके। ज़्यादा जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है वो ये है कि अभी जो रिसेंटली टेस्ट ख़त्म हुए थे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट मैच और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का तीसरा टेस्ट मैच, जो रवि अश्विन, ऋषभ पंत और हनुमा विहारी ने बड़ा बेहतरीन बचाया, उन दो टीमों का और पाकिस्तान न्यूजीलैंड की दो टीमों का, ये 4 टीमों का अगर 11-11 खिलाड़ी आप देखें जो खेले थे मैच, तो वो अगर हम अपनी स्क्रीन पर ले आएँ, ये चारों टीमों का कंपैरिजन जो है, बात क्या हो रही थी कि जी ये आपकी इसका स्क्वाड इसलिए नहीं खेला क्योंकि डोमेस्टिक का रगड़ा नहीं खाया हुआ, यही बात चली, राइट, आफ्टर यू लॉस्ट। पाकिस्तान के जो 11 थे उन्होंने जितने फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं उतने ना इंडिया, ना ऑस्ट्रेलिया, ना न्यूजीलैंड के 11 ने खेले हुए थे। सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस पाकिस्तान की इस 11 का था, 836, जबकि सबसे कम T20 एक्सपीरियंस पाकिस्तान की इस 11 का था। लेकिन बात क्या चली कि जी T20 की के खिलाड़ी खिला लेते। तो इससे पहले कि हम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के स्क्वाड की बात करें, मैं ये ज़रा क्लैरिफाई करना चाहता था लोगों के लिए भी और हमारे जो बाकी दोस्त भाई जो हैं जो टीवी पे भी शो कर रहे होते हैं, कि जब आप बात करें आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बात में कोई सदाकत हो, कोई वज़न हो उसमें। आप जब इस तरह की कोई बात करता है कि जी T20 के खिलाड़ी खिला लिया और डोमेस्टिक का रगड़ा नहीं लगा, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि उस बंदे की क्रेडिबिलिटी जो है वो चैलेंज हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब अगेन अब ये प्रेमिस सेट इसलिए करना था कि हसन चीमा हमेशा से ये वाली बात पे फ्रस्ट्रेट होते थे कि यार हम ये वाली बात करते तो हैं लेकिन हम देखते नहीं हैं कि हम लोगों के डोमेस्टिक सर्किट में कितना एक्सपोजर इन लोगों को मिला हुआ है एज कंपेयर टू अदर टीम। आई थिंक जो कंपैरिजन है वो ये है कि हम बात करते हैं कि रगड़ा खाया रगड़ कि 10 साल खेलो, 8 साल खेलो, पूरा सीजन खेलो। क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। इसका सबसे अच्छी एग्जांपल आज सुबह मोहम्मद सिराज ने पंजा लगाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मोहम्मद सिराज अभी तक 41 फर्स्ट क्लास मैच खेले, उस 41 में से 18 वो इंडिया ए और इंडिया के लिए खेले हैं उनका। हालांकि और डोमेस्टिक में तो मतलब 12-13 मैचेस, मतलब 21-22 मैच खेले हैं। तो उनकी खास बात यह है कि शायद मोहम्मद सिराज इतने इंडिया ए के लिए मैच खेले हैं जितना पाकिस्तान ए पिछले 10 सालों में नहीं खेली। तो ये जो चीज़ है कि जो आप अपनी और ये बल्कि इसके लिए मजहर अरशद की ट्वीट भी बल्कि इनफैक्ट हमारे पास है, जो ये मतलब मजहर ने भी आज ये बात पॉइंट आउट की थी। मजहर अरशद पाकिस्तान के प्रीमियर स्टैट्समैन और पता नहीं क्या क्या उन्हें हम टाइटल देते रहते हैं, लेकिन वो भी ये वाली बात कर रहे हैं कि जी सिंस 2010 इंडिया ए ने 52 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, द मोस्ट बाय एनी टीम, और सिराज हैज प्लेड 16 ए टीम मैचेस, और ये आपके सामने पूरा ब्रेक डाउन है। तो ये जो हसन बात कर रहे हैं ये इससे काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिलती है। लेकिन हसन, हम ये वाली चीज़ें तो बात कर लेते हैं लेकिन जब बात होती है तो बात होती है स्क्वाड की, और बात होती है कि जी क्या ये बंदा डिजर्विंग था या नहीं था। ठीक है, अब स्क्वाड से शुरुआत करते हैं। स्क्वाड जी अगर हमारे पास सामने आ जाए स्क्रीन पर तो विल स्टार्ट ऑफ विद द स्क्वाड इमीडिएटली, क्योंकि स्क्वाड के अंदर जो खास बात हमने देखी वो ये देखी कि आपने इस वक्त पहले ओपनर से स्टार्ट करते हैं। अब्दुल्ला शफीक और इमरान बट आर दी अदर 2 ओपनर्स विद आबिद अली। खैर
again not going to go into the details of who else should have been there. Middle order batsmen में कामरान गुलाम और सलमान अली आगा along with Saud Shakil are now in the running. Wicket keepers में of course we have the same names. Spin department एक ऐसा है जिसमें at least आपके पास 3 डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं. नुमान अली वेरी वेल डिजर्व्ड कॉल अप, वेरी वेल डिजर्व्ड कॉल अप. आई थिंक अगर हम यहाँ पर यूनानिमसली कहें कि यार ये बंदा डेफिनेटली डिजर्व करता था कॉल अप के लिए, वो नुमान अली हैं. साजिद खान के भी 2 सीजन्स बड़े अच्छे गए हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, यस हसन अली गॉट हिज कॉल अप, ताबिश खान डिजर्व्ड अ कॉल अप, लेकिन हारिस रऊफ हैजंट प्लेड इनफ फर्स्ट क्लास गेम्स राइट नाउ कि लोग उनके इतने को एक्साइटेड नहीं है उनकी सिलेक्शन पर. लेकिन जो मेरा पहला सवाल है वो ये है, सारी स्क्वाड देखने के बाद यार अगर आप गौर करो तो आपकी 11 में तो सिर्फ इक्का दुक्का चेंजेस ही होंगी. आई डोंट नो, आई स्टिल क्योंकि डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशंस कैसे होती हैं, आपने किस तरह की पिच बनानी. कराची में आई एम अज्यूमिंग कि ऑलमोस्ट दुबई टाइप पिच होगी, बट पिंडी में हमें पता है कि वो फास्ट बॉलर फ्रेंडली होती है. और आई थिंक पाकिस्तान यही कोशिश करेगा तो थोड़ी स्लो ही पिच हो, क्योंकि आगे से रबाडा अगर आ रहा है तो यू डोंट वांट कि इतनी तेज़ पिच हो. तो वो तो आपकी स्टार्टिंग पे मतलब कि आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा. जहाँ तक ये स्क्वाड की बात है, आई थिंक 20 में से 18 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि डोमेस्टिक में प्रूवन है. आई थिंक इमरान बट का अगर हम एवरेजेस का ओवरऑल रिकॉर्ड देखें पिछले 6 सीजन्स का, तो ये 6 के 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो रेगुलरली परफॉर्म करते आ रहे हैं. सबकी 40 से ज़ायद की एवरेज है. जो 2 सिर्फ बैट्समैन जिनकी नहीं है, एक अब्दुल्ला शफीक है, एक इमरान बट है. बल्कि हमारे पास ये भी टेबल पड़ा हुआ है. और इमरान बट ने भी लास्ट ईयर टॉप किया था, तो न्यूजीलैंड में खेले बगैर वापस आ गए. तो एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि ही इज़ अर्नड हिज वे देयर. तो आगा सलमान की बात करें तो उनका जिस तरह का ये सीज़न गया, और द थिंग आई एम एक्साइटेड विद आगा इज़ के एक वो ऑफ स्पिन करा सकते, और दूसरा ये कि इस सीज़न में सब ने स्कोर किया, 800, 900, 1000 रन स्कोर किया, लेकिन 50 to 55 के स्ट्राइक रेट पे आगा की और 70+ की स्ट्राइक रेट थी. तो दैट्स ए इंटरेस्टिंग थिंग विद आगा कि वो जिस पेस पे बैटिंग करते हैं पाकिस्तान में, नॉट पाकिस्तान के फैंस भी और पाकिस्तान की मैनेजमेंट्स को भी थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन रही है पाकिस्तान जिस रेट पे बैटिंग करता रहा है इन रीसेंट ईयर्स. तो आगा इस समन जो कि अगर वो खेला तो वो उसमें थोड़ा सा चेंज ला सकता है. और जनरली अगर साउथ की भी बात करें, साउथ का पिछले 5-6 सालों में 45+ का एवरेज रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. उसने भी अपना कॉल अप जो है पूरी तरह से डिज़र्व किया है. स्पिन की आप बात करें, पिछले 5 साल में आपका बाय फार द बेस्ट ऑफ स्पिनर जो है साजिद खान रहा है. लेफ्ट आर्म स्पिन की नुमान अली की बात करें, पिछले 2 सीज़न जब से डोमेस्टिक रिवैम्प हुआ है, 2 सीज़न में टॉप विकेट टेकर जो है वो नुमान अली रहा है. तो सिवाय हारिस और अब्दुल्ला के आई थिंक बाकी 18 प्लेयर हैं, उन सब के बारे में अगर आपने सवाल उठाना हो कि इसको क्यों सेलेक्ट किया, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं ये उसका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है, इस पे वो डिजर्व करता है. सही है. वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन एक नाम जो आई वुड हैव रियली लाइक डलता, क्योंकि हमने अपने शोज़ में पहले भी कवर किया था जब हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कवर कर रहे थे, वो ये था कि एक बंदा था जो नंबर 7 पर आकर अच्छा खासा स्कोर कर रहा था कंसिस्टेंटली, और वो है हमाद आज़म. आई वुड हैव ऑनेस्टली लाइक कि हमाद आज़म को भी अपॉर्चुनिटी मिलती इसमें, लेकिन खैर सो मोहम्मद वसीम को काफ़ी इस वक्त अपलॉड किया जा रहा है फॉर द सिलेक्शन दैट ही हैज़ मेड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स थे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उस पर थोड़ी सी और कॉन्वर्सेशन करेंगे. प्लस वी हैव सम न्यू इवेंट्स कमिंग अप एज वेल, उन पे भी बात करेंगे. तो देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर. ब्रेक पे जाने से पहले हसन चीमा में बता रहे थे कि जो 20 नाम अनाउंस हुए हैं फॉर द टेस्ट, उनमें 18 का इतना क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास में कि वो अपनी जगह एटलीस्ट डिज़र्व करते थे या कॉल अप जस्टिफाई करते थे. लेकिन जो 2 नाम जिन्हें अभी ज़्यादा फर्स्ट क्लास एक्सपोजर नहीं मिला हुआ और उनकी सिलेक्शन हुई हुई है और जिन पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, एक है अब्दुल्ला शफीक और दूसरे हैं हारिस रऊफ. तो पहले अब्दुल्ला शफीक पे बात कर लेते हैं. हसन, हम हमेशा से ये वाली बात पिछले 2-3 सालों से ये तो सुन रहे हैं ना कि अब्दुल्ला शफीक इज़ अ फ्यूचर रेड बॉल प्लेयर. So maybe that's the reasoning. Absolutely. और आई थिंक लोगों को यहाँ पे भी एक रेपुटेशन उसकी बन गई थी कि T20 का प्लेयर है, क्योंकि आप T20 में उसने 100 मारा, T20 में खिला लिया. लेकिन अगर आप देखें PSL में किसी टीम ने उसको नहीं उठाया, बिकॉज एक जनरल रियलाइजेशन है कि अब्दुल्ला लंबी क्रिकेट का प्लेयर है और अब्दुल्ला का जो फ्यूचर भी है वो लंबी क्रिकेट में ही है. अब आप ये कह सकते हैं कि उसने 1-2 ही फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, डिज़र्व करता है कि नहीं करता. जब सिलेक्शन जब मोहम्मद वसीम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने सेकंड 11 के नंबर्स उनके प्रेजेंट किए, क्योंकि उसका रिकॉर्ड नहीं है. बट एट द सेम टाइम बाद में
जब पहले दिन तो मैं यही सोच रहा इसको क्यों सेलेक्ट किया, लेकिन उसके बाद अगर आप सोचें कि कौन सा ऐसा ओपनर था जिसने इस साल परफॉर्म किया, शर्जील ने परफॉर्म किया, उसके फिटनेस के इश्यूज़ हैं, उसके अलावा वैसे तो ये तीसरा स्पॉट जिसका बनता था वो आदमी इस वक्त अमेरिका में है, तो लाइक इस वजह से तीसरा ओपनर अगर आपने शान मसूद को ड्रॉप करना ही था तो फिर आपका एज सच आपके पास कोई तीसरा ओपनर नहीं था। ठीक हो गया। अच्छा, और हारिस रऊफ पे भी जल्दी से बात कर लेते हैं। हारिस रऊफ इज़ अ पर्सनल फेवरेट ऑफ माइन, लेकिन अगर आप बात करें तो जो वकास मकसूद के पिछले 2-3 सीज़न रहे हैं, तो आई थिंक एक क्लेम वकास मकसूद का भी बनता था। ये अगर आप देखें बॉलिंग एवरेजेस इन डोमेस्टिक में, तो यहाँ पे वकास मकसूद कैन स्टेक अ क्लेम। जो खास बात है वकास की, अगर आप देखें कि एहसान आदिल, मीर हमजा, ताबिश खान ये रेगुलरली 20-22 की एवरेज से परफॉर्म करते आ रहे थे पिछले डोमेस्टिक सिस्टम में, लेकिन अगर अब देखें आप तीनों की 35 से ज़ायद की एवरेज है पिछले 2 सालों में, जब से डोमेस्टिक नया सिस्टम आया, नई बॉलें आई हैं, नई पिचें आई हैं, जबकि वकास की इसके बावजूद 26 की एवरेज पर उन्होंने आउट किया। तो आप कह सकते हैं कि वकास डिज़र्व करते थे या नहीं करते थे, बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास शाहीन है तो क्या एक और लेफ्ट आर्म न्यू बॉल स्विंग बॉलर की जगह बनती है कि नहीं बनती। लॉन्ग टर्म आप ये कह सकते हैं अगर शाहीन को कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो फिर वकास की शायद जगह बन जाए। जहाँ हारिस के ऊपर बनती थी कि नहीं बनती थी, उस पर आई अंडरस्टैंड दैट, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें कि हमेशा पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान में ये बड़ी एक आर्ग्यूमेंट रही है कि एक रॉ पेस वाला बॉलर होना चाहिए, और अगर नसीम इंजर्ड है और मूसा को ऑब्वियसली अभी वो इतना ट्रस्ट नहीं करते, उसको स्क्वाड ले जाते हैं लेकिन खिलाते तो हैं नहीं। तो हारिस का तो वन थिंग विद हिम इज हालांकि वो 3 फर्स्ट क्लास मैच खेला, लेकिन वो तीनों फर्स्ट क्लास मैच मोहम्मद वसीम के अंडर खेला है। दैट्स द थिंग विद हिम कि अगर कोई जानता है उसको कि वो कितना करा सकता है और उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो सिवाय नॉर्दर्न के कप्तान के सबसे ज़्यादा जो जानता होगा वो मोहम्मद वसीम ही जानते होंगे। ठीक है जी, आने वाले दिनों में जब पहला टेस्ट मैच हो रहा होगा तो उस पर डिटेल प्रीव्यू भी करेंगे, और मैच के दौरान जब हमारा शो हुआ करेगा तो आपको अपडेट और उस पर तबसरा भी करेंगे। अब चलते हैं कुछ और इवेंट्स की तरफ। विंटर स्पोर्ट्स, आई मीन आई नेवर थॉट आई बी सेइंग दिस आउट लाउड, लेकिन पाकिस्तान में रेड बुल हैज़ पार्टनर्ड विद एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, और उन्होंने एक जो रेड बुल होम रन एक ऐसा इवेंट होता है जो बाकी 14 और ममालिक में भी होता है, उसमें स्कीइंग होती है, उसमें स्नो बोर्डिंग होती है, वो पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं ऑन ड्यूरिंग फरवरी। मालम जब्बा में जी इवेंट होगा। मैं अगर इस वक्त सच्ची बात है PSL ना हो रहा होता तो मैं तो पहुंच जाता सिर्फ देखने के लिए ये, क्योंकि दिस साउंड्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। और आपने देखा कि प्रोफेशनल साइकिलिस्ट एंड स्नोबोर्ड एथलीट समर खान ने भी इस पर कॉन्वर्सेशन की, और साथ ही साथ सोहेब अहमद जो ऑस्ट्रिया में बेस्ड विंटर स्पोर्ट एथलीट है, वो भी ही इज़ ऑल्सो कमिंग। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग कॉम्पिटिशन। अगर आप इसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो पहले तो हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे पाकिस्तान में इतने विंटर स्पोर्ट एथलीट्स हैं, लेकिन इट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। अगर आप करना चाहते हैं तो आई बिलीव इसकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। जैसे जैसे इवेंट के बारे में हमें अपडेट मिलती रहेगी, हम आपको साथ साथ इस पर भी बताते रहेंगे। अगेन अनदर इनिशिएटिव बाय रेड बुल, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसी चीज़ जो बिल्कुल भी नहीं पता था कि पाकिस्तान में एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस। The only time we hear about पाकिस्तान में विंटर स्पोर्ट्स का, जब हर दफ़ा विंटर ओलंपिक्स होते थे आपको पता चलता है कि ये 1-2 पाकिस्तानी वहाँ पे गए हैं, दैट्स द ओनली टाइम। एंड मैं तो फ्रॉम अ सेल्फिश पर्सपेक्टिव ये देख रहा हूँ कि होपफुली इसके थ्रू हमेशा आपका विंटर स्पोर्ट्स में मसला ये रहा है वो फाइनेंशियल जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, और होपफुली इसके थ्रू हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को 28 साल हो गए ओलंपिक मेडल जीते हुए यार। समर में तो जीतना नहीं है, तो एटलीस्ट यहाँ पे फोकस करके शायद कहीं पे कोई सीन बने। नहीं, और अब हमने रिसेंटली बल्कि कुछ वीडियोस और भी वायरल हुई थी मालम जब्बा की। खैर एक आधी वीडियो तो जो वायरल हुई थी उस पर तो बात नहीं करते, लेकिन एक और वीडियो भी वायरल हुई थी जिसके अंदर हाँ, लेकिन फिगर स्केटर्स भी आ गए हैं। सो आई मीन all of this, I mean this is amazing for Pakistani winter sports। हमारे शो का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंच रहा है। हमने इंग्लिश प्रीमियर लीग पे बात ज़रूर करनी थी, लेकिन जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलरेडी टॉप ऑफ द टेबल हैं तो और हम उनके बारे में कोई बुराइयां उस तरह नहीं कर सकते तो कोई पॉइंट नहीं बनता। लेकिन अगले शो में हम कोशिश करेंगे कि फ़ुटबॉल को ज़्यादा टाइम दे सकें। सो फॉर टू ऑल द फुटबॉल लवर्स, अपॉलॉजीज फ्रॉम आवर एंड। हसन चीमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारा शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सवालात काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। हमने कोशिश की, ख़ास तौर पे मोहम्मद अकरम साहब के लिए हमने कोशिश की कि हम अपनी सवालों में आपके सवालों को इंटीग्रेट कर लें। आई होप यू वुड बी हैप्पी विद दैट इंटरव्यू। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए हैदर अज़हर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।